प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं ललितेश पवार 12th कक्षा के डिटर्मिनेट पार्ट 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास के अंदर अपने माइनर और कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड पढ़ लिए थे। आज उसका अगला टॉपिक है सारणिक का प्रसार। देखो, सारणिक का प्रसार वैसे अपने कर रखा है एक बार तो, कि भाई 2/2 और 3/2 3/3 की जो सारणिक होती थी उसका अपन आंसर कैसे निकालते थे। लेकिन उससे ही एक रिलेटेड जो सखंड था अपना, वो सखंड जो है वो लगभग 3/3 की जो मैट्रिक्स अपन ने खोली थी उससे लगभग मिलता जुलता था। क्योंकि अभी आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3/3 के अंदर जो चिन्ह अपन काम में लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, वो कहाँ से आते थे? सखंड से आते थे। तो उसी पर आधारित एक छोटा सा फॉर्मूला और है सारणिक का मान निकालने के लिए। कब? जब सखंड का मान दिया हुआ हो। तो समझते हैं, देखो उसको कैसे निकालते हैं। आपको एक सारणिक दे रखी है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, 31, 32 और 33। आप R1 के सापेक्ष यदि इसका प्रसार खोलते हो तो पहला अवयव बाहर लोगे। अब इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को दबा के वाक्य अंदर लिखते थे, तो ये इसका क्या हो गया? माइनर हो गया। माइनस सेकेंड अवयव बाहर ले लेते थे, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को दबा के वाक्य अवयव अंदर लिखते थे। प्लस थर्ड अवयव बाहर लेते थे, इसकी पंक्ति और स्तंभ को दबा के अंदर लिख देते थे। अब यही काम करते थे। तो देखो, ये माइनर और ये प्लस का चिन्ह, तो प्लस के चिन्ह के साथ माइनर, ये क्या बन गया? F11। और इसको किससे गुणा किया? A11 से। तो ये F11 को A11 से गुणा किया। सेकंड में क्या है? 2 + 1 3 होता था, तो ये विषम संख्या हो गई, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस के साथ ये पीछे वाली चीज, देखो ये तो था माइनर, माइनर के आगे माइनस का चिन्ह दे दिया तो ये बन गया कोफैक्टर। कोफैक्टर को उसके अवयव से गुणा कराया, तो कोफैक्टर को आप F12 कहते थे, और ये इसका A12 इसका अवयव हो गया। तीसरा अवयव, और ये 3 और 1 4 प्लस का चिन्ह आएगा, और ये क्या है? उपसारणिक। उपसारणिक के बाद यदि आपने चिन्ह लगा दिया तो ये बन गया सहखंड, और सहखंड को उसके अवयव से गुणा करा दिया। तो ये जो चीज लिखी हुई है, किसी भी अवयव को उसके सहखंड से गुणा कराना, तीनों, वो देखो किसी पंक्ति के सापेक्ष हो सकता है, किसी स्तंभ के सापेक्ष हो सकता है, तो वो सारणी का मान कहलाता था। ये चीज अपने पहले कर रखी है। बस ये अंदर जो है वो सहखंड होते थे, कोफैक्टर होते थे, ये नई बात अभी अपने सामने निकल के आई। तो सारणिक का एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है? किसी सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव तथा उसके संगत सहखंडों के योग के बराबर होता है। किसी भी आप पंक्ति या स्तंभ के अवयव को ले लो और उन अवयवों को उनके सहखंड से गुणा करा लो, तो उस सारणी का मान बन जाता है। पता चला कैसे? ये देखो, ये सहखंड था, ये माइनर था, माइनर के बाद प्लस लग गया तो ये सहखंड बन गया। ये माइनर था, माइनर के बाहर चिन्ह लग गया तो ये कोफैक्टर बन गया। ये माइनर था, माइनर के बाहर चिन्ह लग गया तो ये कोफैक्टर बन गया। ये तीनों मान इसने खा गए सीधे सीधे, तो ये सीधा सीधा आ गया। अब देखो ये कितने कितने प्रकार से हो सकता है। अभी अपने पहली पंक्ति के सापेक्ष लिखा है, तो देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो अवयव है उसी का सहखंड होना चाहिए। 1 1 1 1, 1 2 1 2, 1 3 1 3। अब देखो ये कौन है? किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष है या नहीं है? ये पहली पंक्ति के सापेक्ष है, तो ये सारणी का मान होगा। अगर ये अवयव उल्टे सीधे हो गए तो फिर ये सारणी का मान नहीं होगा। 2 1 2 1, 2 2 2 2 2 3 2 3 दूसरी पंक्ति के अवयव और उसके सहखंड है तो सारणी का मान होगा। 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 तीसरी पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के सहखंड है तो सारणी का मान होगा। 1 1 2 1 3 1 पहला स्तंभ के अवयव और पहले स्तंभ के सहखंड है, सारणी का मान होगा। दूसरा स्तंभ के अवयव और दूसरे स्तंभ के ही सहखंड है, सारणी का मान होगा। तीसरी स्तंभ के अवयव और उसी के सहखंड है तो सारणी का मान होगा। लेकिन ध्यान रखना, 1 1 1 2 1 3
अवयव तो पहली पंक्ति के हैं, लेकिन ये 2 1 2 2 2 3 दूसरी पंक्ति के सखंड आ गए। इनको जब गुणा करा के योग करोगे तो इसका मान हमेशा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो सारणी का मान नहीं कहलाएगा। अक्सर अपन इसके अंदर गलतियां करेंगे। भाई ये सखंड तो ये भी है, अवयव भी ये भी है। आप कहोगे सखंड और अवयव को ही तो गुणा कराया है, तो सारणी का मान होना चाहिए, लेकिन वो सारणी का मान नहीं होता है। यदि किसी पंक्ति को उसी पंक्ति के सखंडों से गुणा कराओगे तब तो सारणी का मान होगा, और यदि किसी पंक्ति को दूसरे पंक्ति के सखंडों से गुणा कराओगे तो उस समय उसका मान 0 हो जाएगा। उस समय उसका सारणी का मान नहीं लगेगा। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ के सखंड से गुणा कर जोड़ा जाए तो सारणी का मान हमेशा 0 होता है। जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखो। उस सारणी का मान याद करो जिसमें दूसरी पंक्ति के अवयव ये है और उसके संगत सखंड ये है। तो अपने का दूसरी पंक्ति के अवयव की बात कर रहा है, तो 821 822 और 823 दिए हुए हैं। 2 3 5, ये 2 3 5 उन्हीं के संगत सखंड है। तो ये F21 है, ये F22 है, ये F23 है, ये 6 2 6 3 2 है। आपको कहा सारणी का मान ज्ञात करो, तो अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी अवयव को उसके खुद के सखंड से गुणा करके जोड़ दिया जाए। पंक्ति स्तंभ ध्यान रखना, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ होने चाहिए। देखो 821 822 823 दूसरे पंक्ति के सापेक्ष ही है और उसी के ही सखंड है, तो इनको गुणा करके लिख दो, आपको सारणी का मान मिल जाएगा। ये 2 × 6 है, ये 3 × 3 है, ये 5 × 2 है, तो 12 9 और 10 31 हो गया। एक क्वेश्चन और देखो। उस सारणी का मान ज्ञात कीजिए जिसमें तीसरी पंक्ति के अवयव ये है। तो तीसरी पंक्ति का मतलब A31 -6 है, A32 2 है, A33 -3 है, और इसी के सहखंड का मतलब F31 F32 और F33 ये -2 3 और 5 है। तो मान ज्ञात करोगे क्या? इनको मल्टीप्लाई करा के आंसर निकल जाएगा। तो देखो ये मल्टीप्लाई कराया, A31 F31 A32 F32 A33 और F33 -6 -2 2 3 और -3 5, ये हो गया 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 15। ऐड करके सपरेट करोगे तो 3 आंसर आ जाए। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, 5वें का फर्स्ट अपने 4.1 का ये 1 -3 2 4 -1 2 और 3 5 2 के सारणिक के अवयव IJ का उप सारणिक MIJ है तथा सखंड FIJ है, तो सारणिक का मान ज्ञात करो। तो देखो एक तरीका तो वो था कि 3/3 है तो 1 को बाहर ले लो और पंक्ति स्तंभ को दबा दो, +3 बाहर आ जाएगा, पंक्ति स्तंभ दब जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, पंक्ति स्तंभ दब जाएगा। उससे भी निकल सकता है। लेकिन अगर अभी जो अपने फॉर्मूला पढ़ा सखंड वाला, इससे यदि निकालना चाहे तो क्या करो, पहले F11 निकाल दो, फिर F21 निकाल दो, F31 निकाल दो। ये क्या था? फर्स्ट स्तंभ के सापेक्ष आपने सखंड निकाल लिए। तो फर्स्ट स्तंभ के सापेक्ष सारणी का मान क्या होगा? A11 F11 A21 F21 A31 F31। अब A11 और ये तीनों तो आपके पास पड़े हैं। A11 आपके पास है 1 और A21 आपके पास है 4 और A31 आपके पास है 5 सॉरी 3। मान रख दो 1 4 3 आ जाएगा और आपने ये सारणिक निकाल दी, उप सखंड निकाल दिए तीनों के सखंड का मान रख के मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो आपके पास इस सारणिक का मान मिल जाएगा। अगर सारणिक का मान कहे तो अपन सखंड से ना निकालें, अपने को सीधा तरीका दे रखा है, अपन उसी से निकालेंगे। अगर पूछता है कि नहीं इससे करना है तो फिर इससे करना। अगला एक क्वेश्चन और देखो, AHG HBF GFC है, इसमें अवयव को उप सारणिक है तो FIJ। फिर वही तरीका किया हुआ है, अपन ने किसी का 3 सखंड निकाल दिए, उसके अवयवों को उससे गुणा कराया तो उसका आंसर आ गया। कर सकते हो आप लोग। आगे देखो, यदि सारणिक A इतनी इतनी है तो दूसरी पंक्ति के सभी उप सारणिक और सखंड बताओ। अब देखो केवल दूसरी पंक्ति के उप सारणिक सखंड बताने, तो दूसरी पंक्ति के मैं सीधा सखंड निकालता हूं। तो देखो F21 और F22 और F23 चाहिए, तो F21 कैसे निकलेगा? अपने कहा साहब F21 2 और 1 3, आगे माइनस लगा दो और माइनर लिख दो। माइनर कैसे निकालते थे? इस 21 की पंक्ति स्तंभ को दबाओ, ये 21 की पंक्ति स्तंभ दब गई
तो 4137, 4137 ये इसका माइनर है, और इसके बाहर माइनस लगा दो तो ये इसका क्या बन जाएगा, सहखंड। तो 7 चौक 28 माइनस 3 25 मिला, 25 के बाहर माइनस लगा दो तो ये इसका सहखंड बन गया। 2 के लिए दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति दबा दो तो 2 1 माइनस 1 7, 2 1 माइनस 1 7, 14 प्लस 1 15 आया, और 2 2 है तो 2 और 2 4 सम संख्या है, बाहर प्लस लगा दो तो इसका आंसर मिल जाएगा सहखंड, ये 15 मिल गया। और F23 के तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ दबा दो, जो बचा वो, और ये देखो ये विषम संख्या हो रही है, 3 प्लस 2 5, तो बाहर माइनस लगा दिया, ये माइनर है इसका, माइनस माइनर के बाहर माइनस लगा दिया तो इसका सहखंड बन गया। और बाद में इसने सहखंड से मान भी निकाले हैं। तो सिंपल सा है, उपसारणिक और सहखंड, और उपसारणिक सहखंड से ही सारणिक का मान भी सहखंडों की सहायता से निकाला जा सकता है। आगे है अपने पास सारणिक के गुणधर्म। सारणिक जो होती है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, ये आपको एक बार पढ़ना है, समझना है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको, और उपयोग में लोगे तो याद हो जाएंगे। पहला गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक में सभी पंक्ति और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान अपरिवर्तित होता है, अर्थात ए और ए ट्रांस का सारणी का मान हमेशा बराबर होता है। आपने मैट्रिक्स के अंदर ट्रांस पढ़ा था, पंक्ति को स्तंभ में बदलना, स्तंभ को पंक्ति में बदलना, तो वही है कि सभी पंक्तियों को स्तंभ में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। आप किसी सारणी का मान निकालो और उसका ट्रांस करके उसका भी मान निकालो, दोनों बराबर होते हैं। जैसे देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, सारणिक ऑफ ए एक दी थी 1 2 3 3 2 1 2 3 1, इसका आपने R1 के सापेक्ष खोला तो 1 बार 2 माइनस 3 माइनस 2 बार 3 माइनस 2 3 बार 9 माइनस 4, आंसर मिला 12। अब इसी का ट्रांस कर दो, तो ए ट्रांस किया तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 बन गया, 3 2 1 ये 3 2 1 बन गया, ये 2 3 1 ये 2 3 1 बन गया, हो गया ए ट्रांस। तो अब फिर इसको फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष खोलोगे तो फिर आप चेक करोगे कि आंसर जो है आपके पास वो 12 ही मिलता है। तो देखो किसी भी सारणिक में पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो उन दोनों के सारणिक का मान समान होता है। सारणिक ऑफ ए बराबर ए ट्रांस ऑफ सारणिक, दोनों आपस में बराबर आएंगे। दूसरा नियम है, यदि किसी सारणिक में किन्हीं भी दो पंक्तियों या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को आपने बदलने की कोशिश की तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार चिन्ह बदल जाएगा उस सारणिक का। क्या मतलब, यदि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को आपने चेंज किया तो बार एक माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं होता है। जैसे देखो ये एक सारणिक दे रखी थी, अब मैंने क्या किया, C1 को C3 की जगह लिख दिया और C3 को C1 की जगह लिख दिया। ये देखो लिखने का एक तरीका होता है, C1 रेस टू C3 और वापस दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए, इसका मतलब 1 की जगह 3 है, 3 की जगह 1 है। तो देखो ये 1 थी, ये 3 थी, तो ये तो थी 3 1 1, इसको तो यहाँ आगे लिख दिया, और ये थी 1 3 2, इसको पीछे लिख दिया। तो इस सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर तो वही आएगा, लेकिन एक आंसर में बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो मैं एक और चेंज करता हूँ, R1 को R2 की जगह लिखता हूँ और R2 को R1 की जगह लगता हूँ, ये 1 2 3 तो ऊपर आ जाएंगे और ये 3 2 1 ये नीचे आ जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, बाहर फिर एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को आप चेंज करते हो, आपको जरूरत पड़े प्रश्न में कहीं, तो आप चेंज कर सकते हो, फर्क क्या पड़ेगा, बाहर एक माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी सारणिक में कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो तो उस सारणिक का मान हमेशा 0 हो जाता है। आपने कोई एक सारणिक देखी और आपको कहा कि इस सारणिक का मान निकालो, आपको देखना है कि यदि किसी उसके अंदर कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है तो सीधा उसका मान 0 लिख दो, आप खोल के भी देख लेना सेम आएगा। जैसे ABC पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति समान है तो आप सीधा उसका सारणिक का मान क्या लिख दो, 0 लिख दो, खोल के देखोगे तो आप 0 मिलेगा, R1 R2 बराबर है इसलिए। एक थी ये ABC LMN, तो देखो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति बराबर है इसलिए सारणी का मान भी क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सा काम है, यदि किसी पंक्ति या सारणी के अंदर पंक्ति या स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। चौथा है, यदि किसी सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तब भी सारणी का मान 0 हो जाता है। जैसे देखो आपको कोई एक सारणिक दी, उसके अंदर कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ 0 है तो उसके सभी अवयव 0 हो जाएंगे।
जैसे ABC 0 0 0 MNP दे दिया, तो देखो ये दूसरी पंक्ति पूरी 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसके अंदर देखो तीसरा स्तंभ पूरा 0 है तो कोई भी मान 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ पूरा यदि उसके तीनों अवयव 0 0 0 होते हैं या संपूर्ण अवयव 0 0 0 होते हैं तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पांचवा गुणधर्म, यदि किसी सारणी को पंक्ति या स्तंभ को अदिश संख्या से गुणा किया जाए तो सारणी का मान मूल सारणी के मान के गुणनफल के बराबर आ जाता है। क्या मतलब? किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को आपको किसी संख्या से गुणा करना है तो कुछ मत करो, उस सारणी का मान निकालो और उसके मान को उस संख्या से गुणा कर दो, वो बराबर आएगा। कैसे? जैसे आपको कहा कि एक डेल्टा है 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1, आपने R1 के सापेक्ष इसको खोला, आपके पास आंसर आया था 12, अभी आपने पीछे किया था। अब मुझे क्या करना है? तीसरे स्तंभ को 3 से गुणा करके लिखना है। तो तीसरा स्तंभ कौन है आपके पास? 311 है। आप इसको 311 को 3 से गुणा करके लिख के सॉल्व करोगे या फिर जो मान आया था इस सारणी का इसको सीधा 3 से गुणा कर दो, दोनों सेम आते हैं। जैसे देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ भी यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अब आप इसको गुणा करा के चेक करोगे, देखो इसने ये लिखा गलत है, ये R3 को 3R3 कर रहा है, यानी कि तीसरी पंक्ति को 3 से गुणा कर रहा है। 3 दूनी 6, सॉरी फर्स्ट स्तंभ को ही कर रहा है। फर्स्ट स्तंभ को इसने 3 से गुणा करा के लिखा तो ये आ गया 396 और ये हो गया 311। मल्टीप्लाई करा के देखा तो आंसर 36 आया। यूं भी देखो, सीधा डेल्टा के मान को 3 से गुणा करा देते तो क्या आता? आंसर वही 36 से आता। यानी कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को किसी अचर पद से गुणा कराना हो तो एक सारणी का मान निकालो, उस सारणी के मान को सीधा गुणा करा दो तो उस पंक्ति और उस स्तंभ से गुणा हो जाता है। अगला है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों के बीच योग के रूप में लिखा हुआ हो। एक कोई सारणिक है और आपको कोई एक स्तंभ या पंक्ति या स्तंभ दो योगफल के रूप में लिखी हुई है तो उस सारणी को उसी क्रम की दो अलग अलग सारणी के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि देखो जो योग करके अवयव दे रखा है ना, इनको अलग अलग तोड़ के लिख दो, बाकी पीछे वाले अवयव सेम रहेंगे, दो सारणिक बन जाएगी। जैसे पहले में ABC लिख देना, पीछे ये दोनों सेम रहेंगे। दूसरे में अल्फा बीटा गामा लिख देना, दोनों सेम रहेंगे यदि कहीं योगफल के रूप में मिले तो। सातवां है, यदि किसी सारणिक को किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुणा करने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। ये तो अभी अपने पीछे सिद्ध किया ही था कि किसी भी अवयव को उसके सहखंड से गुणा करा दिया जाए, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव होने चाहिए तो सारणिक का मान प्राप्त होता है। और यदि किसी अवयव को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा कराया तो सारणिक का मान कितना होता है? 0 होता है। यदि किसी भी विकर्ण सारणी का मान उसके विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। आपको कोई एक विकर्ण मैट्रिक्स दी, विकर्ण डिटर्मिनेंट दी, क्या होती थी? जिसके विकर्ण के अंदर अवयव होने चाहिए, से सभी 0 होने चाहिए। तो इसके सारणी का मान क्या होता है? इन तीनों विकर्ण के गुणनफल को गुणा कर दो। जैसा आपको ये एक सारणी दे रखी है, ये विकर्ण मैट्रिक्स है, तो विकर्ण डिटर्मिनेंट का यदि मान चाहिए आपको तो इसके तीनों विकर्णों को गुणा कर दो, ABC इसका आंसर आएगा। भले आप खोल के भी चेक कर सकते हो। किसी भी त्रिभुजाकार सारणिक का मान उसके विकर्णों के अवयवों के बराबर होता है। और यदि कहीं त्रिभुजाकार सारणिक मिली, त्रिभुजाकार का मतलब कि विकर्ण के ऊपर के अवयव उपस्थित हो, नीचे 0 हो तो ऊपरी त्रिभुजाकार, और विकर्ण के अवयवों के साथ नीचे के अवयव हो और ऊपर सभी 0 हो तो निम्न त्रिभुजाकार। तब भी क्या करना है? यदि त्रिभुजा ऊपरी या निम्न त्रिभुजाकार सारणिक हो तो उसका मान भी क्या होता है? उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो विकर्ण सारणिक है तब भी विकर्णों के गुणनफल के बराबर, और यदि त्रिभुजाकार सारणिक है तो उसका भी विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला है 10वां, यदि किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ को अन्य पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। आपको कहा ये डेल्टा है, इसका आपने मान निकाला तो 12 आया था। अब ये क्या करता है? R1 की जगह R1 और R2 को जोड़ता है
और R3 को घटा देता है। तो देखो ये संक्रिया कहलाती है। R1 की जगह R1 प्लस R2 करो और उसमें से R3 घटा के लिख दो। तो देखो R1 R2 कौन है, ये दोनों, 3 और 1 4, 4 में से R3 गया यानी कि 2 गया, तो यहाँ 2 बचा। इन दोनों को जोड़ो, 2 और 2 4, R1 R2 4 हो गया, इसको घटाओ 3, 1 बच गया। चेंजेज कहाँ करोगे, इधर जो लिखा हुआ होगा, 3 और 1 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, ये 3। चेंज कहाँ करना है, जो इधर लिखा हुआ है वो। काम क्या करना है, जो आप इधर लिखते हो वो। बाकी जगह R1 के अंदर चेंज होगा, बाकी कहीं चेंज नहीं होगा। तो देखो बाकी सेम लिख दिया। अब इसका मान भी निकालोगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी संक्रिया को लगाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए, तो उसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक 11वां और देखो, यदि किसी सारणिक में उसके अवयव aij की जगह सखंड fij प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त नया सारणी का मान जो होता था वो डेल्टा बराबर डेल्टा n-1 होता है। या n जो है वह किस कोटि की सारणी के वो है। देखो कैसे, एक एग्जांपल लेके इसको थोड़ा समझते हैं। सारणी का मान दिया, ये आपको कहा सभी अवयवों की जगह इसके सखंड प्रतिस्थापित कर दिए जाए, तो सारणी का मान क्या होगा। अपन ने कहा सारणी का मान जो होगा डेल्टा n-1 होगा। तो पहले डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा कितना है 12, अपने को पता है सारणी का मान इसका 12 आता है, अपने निकाला पीछे। तो इसका आंसर आएगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा n-1। तो डेल्टा की जगह डेल्टा n का मतलब कितनी कोटि की है, 3/3 की है, तो 3-1। तो डेल्टा स्क्वायर का मतलब डेल्टा का मान कितना आया था 12, 12 का स्क्वायर 144। यानी कि इसमें नई सारणी जो प्राप्त होगी उसका मान आएगा 144। यानी कि किसी भी अवयवों की जगह उसके सहखंड को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसका मान जो प्राप्त होता है वो होता है डेल्टा n-1। ये 11 गुणधर्म है। आपको 11 गुणधर्म एक दो बार पढ़ने हैं, समझने हैं, और एक दो बार पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े समझ में आने लग जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। इनके आधार पर अपन 4.2 करेंगे। धन्यवाद।